हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय सेन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है नए साझेदार का प्रवेश। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी पार्टनरशिप से बोर्ड एग्जाम में 35 मार्क्स का आता है, जिसमें से 12 नंबर का तो खाली इसी चैप्टर से आना है। तो इसमें आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट उपयोगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन नए साझेदार का प्रवेश। चलिए दोस्तों, नए साझेदार का प्रवेश क्या होता है। नया साझेदार, नए साझेदार का प्रवेश का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब, मान लेते हैं हमारे पास 3 पार्टनर है। एक ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर है। मतलब ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर है। ये मान लो ये 3 आपस में पार्टनर थे, पहले फर्म को चला रहे थे। ठीक है, हमने देखा कैसे पार्टनरशिप बनती है, पार्टनरशिप का पुनर्गठन कैसे होता है। हमने ये सारे चैप्टर पढ़ लिए। यदि आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहां जाकर क्लिक करके पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं, जैसे पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लें हमारे पास 3 पार्टनर है, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर है। ठीक है, इन लोग 3 पार्टनर हैं। अब डी बोल रहा है, एक व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति आया हुआ डी, हमको पार्टनरशिप फॉर्म में शामिल कर लो, हम भी आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में शामिल होना चाहते हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्त, कि मतलब नए साझेदार का प्रवेश का मतलब क्या होता है कि 1932 हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है। 1932 ये अधिनियम क्या बोलता है, इसकी धारा 31 एक बोलती है कि सभी साझेदारों की सहमति से ही कोई नया पार्टनर फर्म में शामिल हो सकता है। जब फर्म को ऐसी लगता है कि कोई आवश्यकता पड़ती है, कोई जरूरत अगर पड़ती है, तो वो किसी अन्य व्यक्ति को नया पार्टनर बना सकती है। लेकिन कब, धारा 31(1) क्या बोलती है कि सभी साझेदारों की सहमति से कोई नया पार्टनर फर्म में आ सकता है, अगर फर्म को जब जरूरत लगती है। क्लियर। और ये भी बोला गया है, यदि मान लो इससे पूर्व यदि कोई अनुबंध किया गया हो, मान लो इन लोगों ने स्टार्टिंग में मान लो एग्रीमेंट किया, अगर उस एग्रीमेंट में मेंशन किया गया था कि अगर भविष्य में कोई पार्टनर की जरूरत पड़ती है तो उसको नया शामिल कर सकते हैं। अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो उस कंडीशन में यदि सभी साझेदार अगर सहमत है तो उस कंडीशन में भी नया पार्टनर फर्म में प्रवेश कर सकता है। क्लियर। अब बात समझ में आई आपको। तो कहने का मतलब क्या है, धारा 1932 की धारा 31(1) ये इसमें इस चीज का वर्णन किया गया है कि सभी साझेदारों की सहमति से कोई नया पार्टनर फर्म में आ सकता है, या इससे पूर्व कोई अगर अनुबंध किया है तो उस अनुबंध में अगर मेंशन है कि भैया पार्टनर आ सकता है तो वो लाया जा सकता है। क्लियर। चलिए अच्छा, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 31, अब धारा 31(2) क्या बोलती है। अब नया पार्टनर मान लो आ गया, अभी अपन कंडीशन पढ़ेंगे आगे, अगली आपको मिलेगी, आगे मिलेगी, अपन उसकी कंडीशन पढ़ेंगे, कौन कौन सी कंडीशन में पार्टनर आता है। थोड़ा सा बेसिक चीज अपन जान लेते हैं कि क्या होता है। अच्छा, जब नया पार्टनर फर्म में आता है, जब नया पार्टनर साझेदार फर्म में आता है तो धारा 31(2) बोलती है कि भैया जो नया पार्टनर आया है ये इनके पुराने दायित्वों के लिए लायबल नहीं है, पुराने दायित्वों के लिए लायबल नहीं है, इसका भुगतान ये नहीं करेगा। भाई क्यों करेगा, भाई अभी इन लोगों ने पहले मान लो कोई कर्जा लिया बैंक से, मान लो 10 लाख का कर्जा लिया, अब इस व्यक्ति को पार्टनर बना लिया, बोला भाई तुम भी चुकाओ, तो ये नहीं चुकाएगा। क्यों नहीं चुकाएगा, क्योंकि भाई वो तो आपका पुराना दायित्व है। ठीक है, तो ये भविष्य में होने वाले दायित्वों के लिए लायबल है, लेकिन वर्तमान के दायित्वों के लिए लायबल नहीं है। मतलब भविष्य, पुराने जो पास्ट है उसके लिए लायबल नहीं है, भविष्य के जो भी दायित्व रहेंगे उसके लिए लायबल रहेगा, उसके लिए पे आउट करेगा, उसके लिए इसका दायित्व बनता है। क्लियर। धारा कौन सी बोलती है, धारा 31(2) बोलती है, क्या 1932 की 31 धारा क्या बोलती है कि जो नया पार्टनर है वो पुराने दायित्वों के भुगतान के लिए लायबल नहीं है, भविष्य में यदि कोई दायित्व होता है तो उसके लिए माना जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन ये देखते हैं, जब नया पार्टनर फर्म में आता है, जब नया साझेदार अगर फर्म में आता है तो वो क्या क्या चीज लेके आता है। सबसे पहले भाई क्या लेके आएगा, पूंजी, उससे पूंजी मंगाई जाएगी। भाई इनने स्टार्ट किया होगा, इनने कैपिटल लगाई होगी, बिजनेस स्टार्ट करने की पैसा लगाया होगा, पूंजी लगाई होगी। तो जब नया पार्टनर आता है तो वो क्या लेके आता है, पूंजी लेके आता है। ठीक है, अब पूंजी किस लिए लाता है भाई, पूंजी इसलिए लेके आता है भाई, अल्लाह ने जो एसेट्स बनाई है, जो संपत्ति बनाई है, अगर उस संपत्ति में अगर उसको हिस्सा प्राप्त करना है,
अगर कोई नए पार्टनर को अगर संपत्ति में हिस्सा, फर्म की संपत्ति में उसको अधिकार चाहिए तो उसे क्या लाना पड़ता है, पूंजी लेके आना पड़ता है। ये स्पष्ट बात बोली गई है और ऑब्जेक्टिव बनता है कि जब नया पार्टनर संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्या लेके आता है, तो क्या लेके आता है, पूंजी लेके आता है। क्लियर? चले आगे। एक और चीज उससे मंगाई जाती है बेटा, ख्याति। क्या मंगाई जाती है, ख्याति। पिछली वीडियो में मैंने आपको ख्याति के बारे में डिस्क्राइब किया था, कितने प्रकार की ख्याति था। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। वहां पे पूरे ख्याति का वर्णन किया, उसमें ख्याति की थ्योरी का अलग कॉन्सेप्ट है और ख्याति के सवाल अलग से बताए गए हैं। तो जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो ख्याति लेके आता है। अब ख्याति क्यों लेके आता है भाई, पार्टनर ए बी सी थे, इन लोगों ने 2-3 साल करके बहुत मेहनत की, बिजनेस को किया, नाम कमाया, व्यापार का नाम चारों तरफ चलने लगा। अब ये व्यक्ति आएगा और सीधे ही उनकी ख्याति का फायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा। और कहने का मतलब सीधा सिंपल सा है भाई, अगर नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर को क्या होता है, लॉस। भाई पहले कोई भी हिस्सा, मान लो लाभ है, लाभ का हिस्सा पहले 3 लोगों में बट रहा था, 3 लोगों में लाभ का हिस्सा बट रहा था। अब ये चौथा आ गया, डी आ गया, तो अब जो हिस्सा हो रहा है वो 4 लोगों में बटेगा। कहने का मतलब क्या है, जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर को बेटा लॉस होता है क्योंकि हिस्सा बटता है। हिस्सा जो पहले 3 लोगों में बट रहा था वो 4 लोगों में बटेगा। क्लियर? ठीक है, तो उसकी भरपाई के लिए उससे एक्स्ट्रा अमाउंट मांगा जाता है ख्याति। अगर इसको भविष्य में अगर लाभ में हिस्सा चाहिए, यदि नया पार्टनर को भविष्य में अगर लाभ में हिस्सा चाहिए तो उसे एक एक्स्ट्रा पैसा लेके आना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं ख्याति। और इस ख्याति को ये पुराने पार्टनर किस अनुपात में बांटते हैं, त्याग अनुपात में बांटते हैं। किस अनुपात में बांटते हैं, त्याग अनुपात में बांटते हैं। क्लियर हुआ? इसलिए हमको इस चैप्टर में सीखना है त्याग अनुपात निकालना और पुराने साझेदारों का नया अनुपात निकालना। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो, क्लियर हुआ हो, इंट्रोडक्शन है, समझ में आया हो। अगर अब आगे बढ़ते हैं, अब अपन देखते हैं कि अब कौन कौन सी कंडीशन में नए पार्टनर को बुलाया जा सकता है, ऐसी कौन सी दशाएं हैं जिस दशाओं में पार्टनर फर्म में प्रवेश कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इकलौती थ्योरी है जो बहुत ज्यादा 99% आने का चांस है। क्या है, नए साझेदार की प्रवेश की दशाएं या नए साझेदार के प्रवेश की आवश्यकता या नए साझेदार के प्रवेश की दशाओं के कारण, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिन कारणों से साझेदार का प्रवेश फर्म में होता है या हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले पढ़ा है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार सभी साझेदारों की सहमति से नया पार्टनर फर्म में प्रवेश कर सकता है। क्लियर? तो पहला कारण क्या है, ऐसे पहला कारण कौन सा बेटा, पहला कारण है हमारा अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता। अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता, जब हमको ऐसा लगता है फर्म को जब फैलाना हो, व्यापार कारोबार को बड़ा करना हो, तो हमें जब अतिरिक्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता हो, एक्स्ट्रा जब पूंजी की आवश्यकता होती है, तो ऐसी कंडीशन में नए पार्टनर को प्रवेश दिया जा सकता है। भाई उससे पूंजी मांगी जा सकती है कि भाई व्यापार को बड़ा करना है, फैलाना है, कारोबार बड़ा करना है, तो पूंजी की आवश्यकता हो। वर्तमान साझेदार उसे पूरा करने में क्या हो, असमर्थ हो। वर्तमान पार्टनर हमारे कौन है, ए पार्टनर है, बी पार्टनर और सी पार्टनर है। मान लो हमारी वर्तमान पार्टनर है, ठीक है। अगर ये पूंजी नहीं पहुंचा पा रहे, मतलब फर्म के लिए नहीं दे पा रहे, इनके पास नहीं हो पा रही है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति या डी को शामिल कर सकते हैं। पहली कंडीशन कौन सी है, अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता। मतलब जब फर्म को विस्तार को फैलाना हो, कारोबार को बड़ा करना हो और वर्तमान पार्टनर उसको पूरा ना कर पाए, तो उस कंडीशन में नया पार्टनर बनाया जा सकता है। क्लियर? पहला पॉइंट आपको समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, दूसरा पॉइंट बोल रहा है क्या, विशिष्ट ज्ञान एवं सेवा की आवश्यकता। जब फर्म को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हो, जब विशिष्ट ज्ञान और सेवाओं की आवश्यकता हो, तब नया पार्टनर फर्म में बनाया जा सकता है। मान लेते हैं अगर हमको मान लो सीए की जरूरत पड़ गई, मान लो डॉक्टर की जरूरत पड़ गई, भाई हमारा हॉस्पिटल है, उसके लिए पार्टनरशिप करने के लिए कोई डॉक्टर टाइप कर लिया हमने, तो कहने को तो जब कोई स्पेशल व्यक्ति की आवश्यकता हो, मतलब उसके पास विशिष्ट ज्ञान हो, स्पेशल नॉलेज हो किसी चीज का, तो भाई उसको लेने के लिए हम उस व्यक्ति को पार्टनर बना सकते हैं, अपने प्रॉफिट में हिस्सा उसको दे सकते हैं। क्लियर? तो उस कंडीशन में भी नया पार्टनर फर्म में आ सकता है जब उसके उनको विशिष्ट ज्ञान और सेवा की आवश्यकता हो। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा, तीसरा पॉइंट बोल रहा है प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता।
कौन सी आवश्यकता? प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता। मतलब हमारे अगर फर्म को लगता है कि अगर ऐसे व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति जिसके बोलने से, जिसके आने से व्यापार का लेवल बढ़ जाए, वर्चस्व बढ़ जाए। जैसे आपने कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटी कंपनी की एड करते हैं, है ना, उससे टाई अप कर लेते हैं, है ना, तो उनके बोलने से प्रोडक्ट बिकते हैं, सेल्स बढ़ जाता है, मतलब इससे सेल लेवल बढ़ जाता है, तो उनके लोग देखने से तो खरीदते हैं। जैसे आपने देखा कोका कोला, पेप्सी, बहुत सारे लोग सेलिब्रिटी ऐड करते हैं, फेयर एंड लवली, बहुत सारे लोग ऐड करते हैं। तो क्यों करते हैं भाई? वो दिखाना चाह रहे हैं, एक पब्लिसिटी करवाना चाह रहे हैं, तो प्रभावी व्यक्ति को बताते हुए इफेक्ट पड़ता है। तो हमको लगता है, अगर फर्म को लगता है कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके बोलने से फर्म का सेल बढ़ जाए, विक्रय बढ़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बनाया जा सकता है। क्लियर? चौथा पॉइंट क्या था बेटा? चौथा पॉइंट हमारा बोलता है प्रोत्साहन देने के लिए। प्रोत्साहन किसको देने के लिए? प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है भाई? आप किसी को क्या कर रहे हो? प्रोत्साहित कर रहे हो, उनको उत्साहित कर रहे हो ताकि वो काम, जैसे अकाउंटेंट हो गया, मैनेजर हो गए, कर्मचारी हो गए, भाई इनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया जा सकता है? इनको पार्टनर बना, किसी व्यक्ति को पार्टनर बना दी थी कंपनी, मतलब फर्म क्या बोलती है, यदि आप लोग मन लगा के काम करोगे और अच्छा काम करोगे तो हम आपको पार्टनर, मतलब आपको सैलरी तो देंगे लेकिन प्रॉफिट में भी हिस्सा देंगे, मतलब आपको पार्टनर बना लेंगे। तो कर्मचारी मोटिवेट हो जाते हैं और मोटिवेट होकर अच्छे से काम करने लगते हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए नया पार्टनर बनाया जा सकता है। क्लियर? आगे अपना आता बेटा अवकाश गण की दशा में। अवकाश गण, जब मान लेते फर्म में अवकाश गण, मान लो तीन पार्टनर है, या मान लो दो की मृत्यु हो जाए और एक बचे, दो की मृत्यु हो जाए, मान लो बी और सी निपट जाए, हम समझ के किसी ने उनको उड़ा दिया, ठीक है, मतलब निपट गए, बचा एक पार्टनर। भाई अब साझेदारी का नियम क्या बोलता है कि कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए। अगर एक को लगता है कारोबार आगे बढ़ाना है तो डी व्यक्ति को पार्टनर फॉर्म में शामिल किया जा सकता है उस कंडीशन में। और अवकाश गण की दशा में मान लो दो पार्टनर रिटायरमेंट होगा और ये अकेला बचा है, तो ये भाई ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो उसके साथ शामिल हो जाए। क्लियर? तो अवकाश ग्रहण या मृत्यु की दशा में जब केवल फर्म में एक ही व्यक्ति बचा हो, तब उस कंडीशन में ये अनिवार्य हो जाता है नया पार्टनर बनाना। क्लियर? तो उस कंडीशन में भी नया साझेदार बनाया जा सकता है। क्लियर? अगला पॉइंट हमारा आता कौन सा? विदेश में व्यापार। क्या में व्यापार? विदेश में व्यापार। यदि मान लो हमारे कारोबार को विदेश तक पहुंचाना है, इंटरनेशनल बनाना, पुष्पा भाव, है ना, इंटरनेशनल व्यापार बनाना है, तो इंटरनेशनल करने के लिए करना पड़ेगा बेटा, आपको वहां के एक ऐसे व्यक्ति को बनाना पड़ेगा जो वहां के मार्केट को जानता हो, वहां की भाषा को जानता हो, वहां की लैंग्वेज को जानता हो। भाई आप जाके वहां क्या कर लोगे? आप कैसे कर पाओगे? तो वहां के व्यक्ति को पार्टनर बनाना अनिवार्य हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी हम फर्म में नए साझेदार को बुला सकते हैं या प्रवेश दे सकते हैं। क्लियर? एक बार आप समझ लें, पहला पॉइंट क्या है? अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता। दूसरा, विशिष्ट ज्ञान एवं सेवा की आवश्यकता अगर फर्म को हो रही है। तीसरा, जब प्रभावशाली व्यक्ति की अगर आवश्यकता हो तब बुलाया जा सकता है। चौथा, प्रोत्साहन, मतलब कर्मचारी, अकाउंटेंट या मैनेजर को प्रोत्साहन देने के लिए भी नया पार्टनर बनाया जा सकता है। पांचवा, अवकाश ग्रहण या मृत्यु की दशा में जब फर्म में केवल एक ही व्यक्ति बचा हो तो उस कंडीशन में अनिवार्य हो जाता है। और छठवा, विदेश में व्यापार, जब आपका कारोबार विदेश में चला जाए तो वहां के व्यक्ति को बनाना अनिवार्य हो जाता है। क्लियर? आपको ये पॉइंट समझ में आए तो कॉपी में नोट डाउन कीजिए। अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन सा पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, और कौन सा पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा तो वो भी कमेंट कीजिएगा। क्लियर? चलिए मिलते हैं अपने अगली थ्योरी में। बहुत इंपॉर्टेंट है अगली थ्योरी, वीडियो को जरूर पूरी देखिएगा दोस्त, ठीक है? चलिए दोस्तों अगली थ्योरी आती है नए साझेदार के प्रवेश के समय किस किस चीजों का लेखांकन किया जाता है, कौन कौन सी चीजों का लेखांकन किया जाता है और कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमको बेटा जो सीखना है, सबसे पहले जो हमको सीखना है वो कौन सा सीखना है? पहला है हमारा लाभ हानि। कौन सा बेटा? लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन व त्याग अनुपात की गणना। मतलब हमको सबसे पहले सीखना है लाभ हानि अनुपात में जो परिवर्तन हो रहा है, त्याग अनुपात निकालना है और पुराने साझेदारों को नया अनुपात निकालना है। फिर हमको सीखना है क्या? ख्याति का व्यवहार लेखांकन मानक 26 के अनुसार, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार हमको सीखना है। क्या सीखना है? ख्याति का व्यवहार सीखना है अकाउंटिंग नंबर 26 के अनुसार, मतलब ख्याति का जो लेखांकन प्रभाव है वो 26 है, उसके अनुसार हमको ख्याति के बारे में सीखना है। फिर हमको सीखना, तीसरे नंबर में क्या सीखना है बेटा? अवतरित लाभ एवं संचय का लेखांकन,
मतलब जो ऐसे लाभ होते हैं और संचय होते हैं जिनको पहले से रिजर्व करके रखते हैं, उनको कैसे बांटा जाता है, अवितरित लाभ जिनको बांटा नहीं जाता है, जो चिट्ठे में दिखाई देते हैं, तो उनको भी सीखना है। इसके बाद हमको चौथा सीखना है बेटा संपत्तियों और दायित्व, मतलब संपत्ति व दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लेखांकन सीखना है। इसके बाद हमको पांचवा सीखना है बेटा, कौन सा? पांचवा सीखना है साझेदारों के पूंजी खाते का समायोजन और नए साझेदार के लाभ उनको अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, मतलब साझेदारों के पूंजी खातों का समायोजन और नए लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन, उस चीज को हमको सीखना है। क्लियर? इन चीजों का लेखांकन हमको करना है। आप कॉपी में नोट डाउन करें। अगली थ्योरी आपको पार्ट 1 मतलब पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, जिस पर आपको सारे 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। क्लियर?